हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 28 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज के सेशन में हम 3 एडिटोरियल आर्टिकल को कवर करेंगे। आज का पहला आर्टिकल रहेगा लिमिट्स ऑफ प्लेजर, प्रसाद पर्यंत की सीमाएं। इस आर्टिकल में बात होगी केरल में जो गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट देखा जा रहा है उसमें क्या नया मोड़ आया है, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरे आर्टिकल में बात होगी गोइंग ग्रीन, हरित प्रस्थान। इस आर्टिकल में पर्टिकुलरली तमिलनाडु सरकार की जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जो एफर्ट है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। एंड इन द लास्ट आर्टिकल वी विल डिस्कस द डिसमल केस ऑफ स्लैशिंग स्कीम्स एंड कटिंग फंड्स, योजनाओं में कटौती और फंड में कटौती का निराशाजनक मामला। इस आर्टिकल में जिस तरीके से अभी रिसेंटली एक ट्रेंड के रूप में देखा जा रहा है कि लगातार जो केंद्र पोषित जो योजनाएं हैं उनमें कटौती देखने को मिल रही है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये न्यूज आपको पता होनी चाहिए। अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली मिलता रहे। और हाँ, इसका जो भी हिंदी अनुवाद है ज्यादातर में गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। इसका फ्री पीडीएफ जो कि बाइलिंगुअल भाषा में उपलब्ध है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स ऑफ प्लेजर आज का पहला एडिटोरियल आर्टिकल है, प्रसाद पर्यंत की सीमाएं। गवर्नर खान शुड नॉट कन्फ्लिक्ट रोल एज चांसलर विद कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। राज्यपाल खान को संवैधानिक कर्तव्यों के साथ कुलाधिपति के रूप में भूमिका को नहीं जोड़ना चाहिए। इस आर्टिकल में डिस्कस किया जा रहा है जो मौजूदा केरल में एक पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, जिसमें वर्तमान में गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद खान जी, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो केरल के राज्य सरकार के जो वित्त मंत्री के एन बालगोपाल जी हैं, इनके विरुद्ध जो प्रसाद पर्यंत है वो गवर्नर साहब अपना वापस ले लेते हैं। और अब ये उम्मीद ये भी लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी संवैधानिक रूप से उचित कार्यवाही करेंगे। हालांकि आरिफ मोहम्मद खान जी चाहते हैं कि मंत्री साहब को हटा दिया जाए, जबकि मुख्यमंत्री साहब इस बात को खारिज कर चुके हैं कि ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होने जा रही है। अब आगे ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से जो टिप्पणी जो वित्त मंत्री जी हैं, इन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने केवल उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय देखे हैं वो केरल के विश्वविद्यालय को नहीं समझेंगे। और इस टिप्पणी को गवर्नर साहब राजद्रोह की नजरिए से देखते हैं और इसीलिए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके मंत्री को बर्खास्त कर दे। अब आगे आर्टिकल में यह भी डिस्कस किया जा रहा है जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत, जो कि एक वाक्यांश के तरीके से कह सकते हैं, एक उक्ति के तरीके से है, जिसमें गवर्नर का नाम तो लिया गया पर जो असली शक्ति है वो मुख्यमंत्री के हाथ में केंद्रित होती है जब मंत्रियों को हटाने की बात आती है। इसके अलावा आर्टिकल में डिस्कस किया गया है जिस तरीके से अभी केरल के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर कई अंतर्निहित विवाद देखने को मिले हैं और इसी में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मामला चल रहा है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति का मामला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस नियुक्ति को रद्द कर दी जाती है तो आरिफ मोहम्मद खान जी जो गवर्नर है, गवर्नर होने के साथ साथ चांसलर भी हैं केरला यूनिवर्सिटी के, इन्होंने 9 दूसरे जो वाइस चांसलर हैं उनको रिजाइन का निर्देश दे दिया और साथ साथ में उन्होंने काफी कम टाइम दिया, जब कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद कि भाई हमको आप बताइए कि आपको क्यों न जो भी आपकी नियुक्ति हुई है उससे आपको बर्खास्त किया जाए। अब आगे इस बात पर भी डिस्कस किया जा रहा है आर्टिकल में कि एक मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है, क्या वो सभी जो दूसरे कुलाधिपति हैं
उन पे स्वतः ही लागू हो जाता है? निश्चित तौर पर ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, किंतु आगे आर्टिकल में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जब राज्यपाल, जो उनको संवैधानिक शक्तियां मिली हैं, उसको अपने वैधानिक जो मामले होते हैं उसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब चांसलर की बात की जाती है या कुलाधिपति की बात कही जाती है तो ये विधि द्वारा निर्मित एक पद है, जबकि जब राज्यपाल की बात कही जाती है तो ये संविधान प्रदत्त एक पद है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है और दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब आगे देखना ये भी दिलचस्प होगा कि ये जो केरल में खींचातानी चल रही, किस तरीके से ये भविष्य में अपना नया रूप इख्तियार करती है, बात संभलती है अथवा बात और ज्यादा बिगड़ेगी, आगे के आर्टिकल में हो सकता है हमको देखने को जरूर मिले। अगले आर्टिकल की हम बात करेंगे, गोइंग ग्रीन, हरित प्रस्थान। तमिलनाडु कंजर्वेशन क्लाइमेट चेंज अनाउंसमेंट्स आर अवंतेगार्दे। तमिलनाडु का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन की घोषणाएं अवंतेगार्दे हैं। आगे बढ़ने से पहले अवंतेगार्दे शब्द का मतलब क्या है ये समझ लेना होगा। अवंतेगार्दे का मतलब होता है कि एक नए और प्रयोगात्मक विचारों और विधियों का पक्ष लेना अथवा पेश करना। तो जिस तरीके से नई शुरुआत के रूप में जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए मिशन मोड पे तमिलनाडु सरकार नजर आ रही है और काफी सारे इसने अनाउंसमेंट भी किए हैं, अब ये देखना है कि जलवायु के प्रति जो ये जागरूकता है आने वाले भविष्य में, जो कि एक हरी भविष्य, आज जो हमारा है उससे ज्यादा बेहतर भविष्य आने वाली पीढ़ियों को क्या देने में सफल हो पाएंगे, ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। और प्रतिबद्धता तमिलनाडु सरकार द्वारा जरूर दिखाई गई है, जिस तरीके से वो अपना बजट अभी लेकर आया था। अब आगे ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से रिकॉर्ड संख्या में रामसर साइट की जो घोषणा है, उसको तमिलनाडु में जो स्पॉट होते हैं उसमें सरकार द्वारा जो कामयाबी पाई गई है वो निश्चित तौर पर एक सुनियोजित तरीके से पहल की गई थी। इसके अलावा मतलब 100 गांव में जो हरित पार्क होते हैं, ग्रीन पार्क हैं, उसको भी बनाने का इरादा तमिलनाडु सरकार द्वारा व्यक्त कर दिया गया है, जो कि जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेंगे। इन सब के अलावा हाथी रिजर्व की बात कही जा रही है, डुगोंग संरक्षण पार्क की बात कही जा रही है, पतली लोरिस के लिए भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य। जहां तक पतली लोरिस या स्लेंडर लोरिस की बात कही जाएगी तो ये एक जीव होता है जिसको माना जाता है कि बंदरों के भी ये पूर्वज के रूप में देखे जाते हैं। उनके लिए भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने की भी बात तमिलनाडु में की जा रही है, ऐसा प्रस्ताव किया गया है। अब आगे ये बात कही जा रही है कि जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार द्वारा एक प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है, यदि व्यवहारिक तौर पर बेहतर तरीके से सारे स्कीम्स लागू कर दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाला समय काफी बेहतर होगा। निश्चित तौर पर काफी चुनौतीपूर्ण अवरोध भी सामने देखने को मिलेंगे, किंतु उनसे बचने के लिए तमिलनाडु सरकार ने जिस तरीके से कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, अभी एक गवर्निंग काउंसिल बनाई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिसमें कई सारे एक्सपर्ट, चाहे वो मोंटेक सिंह अहलूवालिया की बात हो, नंदन नीलकानी जी की बात हो, एरिक सोलेम जी की बात हो, इन सबको एक्सपर्ट टीम में शामिल किया गया है, जो आने वाले समय में तमिलनाडु सरकार को जलवायु परिवर्तन मिशन के नीतिगत निर्देश प्रदान करेंगी। और अब इस सब के अलावा एक ग्रीन क्लाइमेट फंड कॉर्पस का भी बनाने का एक कमिटमेंट किया गया है। इन सब के अलावा तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी भी सेटअप करने का प्रस्ताव है, जो कि जलवायु परिवर्तन, तमिलनाडु ग्रीन और आर्द्र भूमि के प्रबंधन पर तमिलनाडु सरकार को सलाह देगी। जिस तरीके से अभी यूनाइटेड नेशन का रिसेंट डेटा आता है, जहां पर ये पता चलता है कि पिछले साल जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई की जब बात आती है तो 193 देश में केवल 26 ने ठोस योजनाओं का पालन किया। अब ऐसे में जब तमिलनाडु सरकार मिशन मोड पे ऐसा इनिशिएटिव लेता है तो निश्चित तौर पर यह काफी काबिले तारीफ कदम नजर आता है, किंतु निश्चित तौर पर इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जो भी समाधान हो उसमें स्थानीय समाधानों पर जोर देना होगा। इन सबके साथ साथ में
कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान देना होगा और ये जरूर से सुनिश्चित करना होगा कि जो भी प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है, जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, वो टाइम बाउंड मैनर में उनको पूरा कर दिया जाए। अगले आर्टिकल में बात होगी द डिसमल केस ऑफ स्लैशिंग स्कीम एंड कटिंग फंड्स। योजनाओं में कटौती और फंड में कटौती का निराशाजनक मामला। Rather than downsizing government scheme and cutting their funding, the aim should be toward ensuring better public service delivery. सरकारी योजनाओं का आकार घटाने और उनके वित्त पोषण में कटौती करने के बजाय उद्देश्य बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करना होना चाहिए। आर्टिकल में बात कही जा रही जिस तरीके से एक हैवी ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लगातार जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनमें कटौती देखने को मिल रहा है और कई सारे उदाहरणों से इस बात की पुष्टि भी की जा रही है। डिटेल में इन बातों को समझते हैं। जिस तरीके से पिछले 3 साल में 50% से ऊपर जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनको या तो बंद कर दिया गया है अथवा दूसरे स्कीम में मिक्स कर दिया गया है, उसको फिर से पुनर्गठित कर दिया गया है। और अब जिस तरीके से जब बात होती है, चाहे वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो, पहले जहां पर 19 योजनाएं इस मंत्रालय के तहत थी, आज के समय पे मात्र 3 योजनाएं रह गई हैं। और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजना को भी मिशन शक्ति में समाहित कर दिया गया है। इसके अलावा पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, जहां पर पहले 12 योजनाएं होती थी, आज के समय में सिर्फ 2 योजनाएं बची हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की जब बात कही जाए तो 20 में से मात्र 3 योजनाएं बची हैं। अब ऐसे में कुछ लोग इस बात को भी तर्क दे सकते हैं कि जब सरकारी योजनाओं में कमी आती है तो एक उपलब्धि के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि बात कही जाती है कि जब चाहे वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात जहां पर होती है, वहां पर जब सरकारी स्कीम जब कम होने लग जाती है तो वहां पर ऐसा भी कुछ लोगों को लगता है कि सरकार अपने हस्तक्षेप को कम कर रही है। किंतु इस बात पर भी सवाल आर्टिकल में उठाया गया है कि क्या इसमें कम सरकार जब अपना जो रोल है, भूमिका को सरकार कम कर लेगी तो क्या शासन बेहतर हो जाएगा? क्या इस बात को सुनिश्चित किया जा सकता है? आगे ये भी बात कही जा रही है कि क्या जब राज्य अपने हस्तक्षेप अथवा अपने प्रसार को कम कर लेगा तो क्या जो राज्य का एक पूरा ढांचा है उसको मात्र एक नग्न हड्डियों तक सीमित नहीं हो जाएगा? अब आगे जिस तरीके से बात कही जा रही है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ योजनाओं की ही कटौती की जा रही है, बल्कि जो मौजूदा योजनाएं चल रही हैं उसमें जो भी फंड है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी एक संकट बना हुआ है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिल रहा है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर भी बात कही गई है, जिस तरीके से जून 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें 1.2 लाख करोड़, इतनी बड़ा अमाउंट अभी अनयूटिलाइज्ड है और ये बैंक के पास ही रखा हुआ है। और निश्चित तौर पर जब बैंक के पास है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर ब्याज भी मिलता है, पर जो इसका उद्देश्य है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, वो कहीं ना कहीं जब फंड अंडर यूटिलाइज होता है तो ये उद्देश्य भी बाधित होता है। निर्भया फंड जो कि 2013 में बना था, जो कि इसका उद्देश्य था कि महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा, सुधार और हर तरीके से वित्त पोषण के हेतु 1000 करोड़ सालाना आवंटित करने की बात कही गई थी। आज के समय में देखा जाता है काफी हद तक ये फंड जो है वो खर्च ही नहीं किए गए। अब इसके अलावा आगे ये भी बात कही गई है जिस तरीके से लगातार जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। जिस तरीके से चाहे वो एनपीके फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, फास्फोरस और पोटेशियम की बात कही जाए, 35% तक इसमें कटौती पिछले साल के मुकाबले हो चुकी है। और ऐसा समय आज का जब रूस यूक्रेन युद्ध से जो फर्टिलाइजर के दाम है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर जब ऐसे वक्त में फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती होती है तो किसानों की पीड़ा और ज्यादा बढ़ती है।
इस सब के अलावा मनरेगा जैसी स्कीम के भी फंड में पिछले वर्ष के मुकाबले तकरीबन 25% की कटौती देखने को मिली है। दूसरी तरफ वहीं इकोनॉमिक सर्वे इस बात पर जोर देता है कि मनरेगा स्कीम में जब बात होती है रोजगार की, जब काम करने की बात होती है, तो इसकी डिमांड प्री पेंडेमिक लेवल से और ज़्यादा बढ़ गई है। कहीं ना कहीं ये एक मर्म भी दिखा रहा है कि अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग कोरोना से जो उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी थी उससे उबर नहीं पाए हैं। आगे बात हो रही जिस तरीके से गरीब कल्याण रोजगार अभियान जैसी योजना, जो कि 125 दिनों की अवधि के लिए रोजगार चलाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, इस जैसी योजना को और विस्तार करने की जरूरत भी आज के समय में समझी जा रही है। दूसरी तरफ वहीं हेल्थ वर्कर की बात करें, एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा बहन जी जो गांव में सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के फ्रंट लाइन में नजर आती है, इनके वेतन में 6 महीने तक की देरी देखने को मिल जाती है। नौकरियां नियमित नहीं है, संघर्ष बना हुआ है और कई इनके जो मानदेय हैं वो मिनिमम लेवल पे अटक जाते हैं। ऐसे में और उदाहरण की बात कही जा रही, सेंट्रल किस तरीके से लगातार फंड जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है कटौती हो रही है। अब इसमें बात कही जा रही बायोडाइवर्सिटी को भी इग्नोर किया जा रहा है। जिस तरीके से फंडिंग फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, इसमें भी जो फंड है उसमें गिरावट नजर आ रही है। इवन प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जो फंड आवंटित था उसको भी घटा दिया जा रहा है। आगे ये बात कही जा रही है कि बेसिकली इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो योजनाएं हैं उनको कम करने के बजाय जो कि फंडिंग में कटौती की जा रही है लगातार, बल्कि ज्यादा बेहतर तरीका ये होगा कि सरकार का आकार सही हो और जो निष्पादन है योजनाओं का क्रियान्वयन है वो बेहतर हो। जिस तरीके से जब जीएसटी के आने के बाद से जब वित्त पोषण की बात होती है तो केंद्र सरकार की तरफ ज्यादा वित्तीय क्षमता झुकी हुई नजर आती है। और आज के समय में जिस तरीके से सार्वजनिक सेवाओं के लिए अधिक डॉक्टर, शिक्षकों, इंजीनियरों की ज़रूरत है, निश्चित तौर पर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और दूसरे वेलफेयर से स्कीम है उनको और बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि कम सरकारी योजनाओं को लक्ष्य रखने के बजाय बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण की दिशा में अपनी आकांक्षाओं को बढ़ाना चाहिए। और जिस तरीके से हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बिगड़ रही हैं, महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में बहुत बड़े मार्जिनलाइज्ड सेक्टर हमारे देश का ऐसा है जो इन जो केंद्र सरकार द्वारा जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वो उनके लिए आजीविका और रीढ़ की हड्डी बनी हुई रहती हैं। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।